भौमिक जी, जो जो मुद्दे यहाँ पर उठे, चाहे वो आसाम को लेकर उठे, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे को लेकर उठे, आपको क्या लग रहा है आज 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में मतदान हो रहा है और 2 बड़े राज्यों में अभी मतदान होना बचा हुआ है। बंगाल इस समय आप जानते ही हैं, क्या लग रहा है, क्या ये जो महिला बिल महिला हो रहा है, बिहार में हमने महिलाओं का प्रभाव देख ही लिया, इसको कैसे समझें? देखिए, आसाम में तो अरुणोदय है जो महिला को केंद्रित करके किया गया है। तो आज अग्निहोत्री जी बोल रहे थे कि असमीज मलयालम में भी निकले। मैंने अभी चेक किया, प्रधानमंत्री जी का जो लेख है 30 महिला के आरक्षण के लेके मैं देखा असमीज अखबारों में भी है। तो एक कैलकुलेटेड, एक मैकेनिकली, एक मैकेनाइज्ड फोर्स है जो क्रिएट किया जाता है। ये आज नहीं, 2014 साल से ये हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो लड़ाई है। हाँ। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इसमें विपक्ष कितना भी हाहाकार मचाए और कितना भी करे, इसमें भाई ये तो खेल है ना। इसमें अच्छा बुराई की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्शनरिंग जो इंजीनियरिंग है उसको कैसे करके बीजेपी ने किया है, जो विपक्ष को भी सीखने का बात है। मुझे बोलने का वही ये था, अच्छा बुरा की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसको सच में ग्राउंड जीरो लेवल तक वो लेके गया है और वो जो ढांचा तैयार किया है, हमने बिहार में देखा था 33% आरक्षण और नीतीश कुमार उसके दम पर अब लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं। मैं राजेश जोशी सर, क्या वजह रही कि असम में धीरे धीरे करके कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती रही और आज पिछले चुनाव में थोड़ा बेहतर किया था लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई, गठबंधन के सहारे थे, सारे अल्पसंख्यक वोट छिटक गए, क्यों ऐसा? देखिए 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए, उसके अगर आंकड़ों को आप नज़र में रखें तो कांग्रेस और बीजेपी को बराबर परसेंटेज वोट मिला है, यानी 37.9 37.9 कुछ इस तरह का मिला है। और उस वक्त जो गौरव गोगोई की जीत हुई थी उससे भारतीय जनता पार्टी की रैंक्स और फाइल में पूरा हड़कंप मच गया था। एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो बहुत एग्रेसिवली हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेके जाए। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने किन पर हमला किया? उन्होंने वो प्रदेश के गरीब तरीन लोगों पे, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, उन पर हमला किया और ये कहा कि अगर 5 रुपया नॉन मियाँ को देते हैं एक रिक्शे वाले को तो 4 रुपया दीजिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहने वाला आदमी इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी बात अगर कर रहा है तो वो पोलराइजेशन का फायदा उठाने के लिए ही कर रहा है। उसको केंद्रीय नेतृत्व का वरद हस्त प्राप्त है। कांग्रेस का जो आज फ्रेगमेंटेड या ये दिखती है कि डायरेक्शन लेस है, कांग्रेस को ये समझ में सिर्फ असम ही नहीं दूसरी जगहों पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिंदुत्व की इस राजनीति का जवाब कैसे दे। और ये पुरानी बात हो गई, अब 10-11 साल पुरानी बात हो गई है। वहाँ पर कभी वो गुजरात में हिंदुत्व कार्ड भी खेला, वो भी नहीं चला। तो कांग्रेस अभी भी उस जो है जो 2024 में लगा था कि बाहर निकल रही है, उसके बाद जो साम दाम दंड भेद चला। मैं इसी जगह सर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अगर ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, इसलिए यही वजह है कि शायद वो मुसलमानों को उम्मीदवार भी नहीं बनाती, नहीं चाहिए, बीजेपी कहती है हमें नहीं चाहिए, लेकिन क्या सारे हिंदू वोट, एक सवाल है बड़ा, क्या सारे हिंदू वोट बीजेपी को मिलते हैं? नहीं मिलते सर। नहीं, अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी सिर्फ 27% मुस्लिम आबादी और वोटर की वजह से चुनाव नहीं जीतती, उनको भी हिंदुओं का वोट जाता है। हिंदू वोट तो ये कांग्रेस क्यों नहीं ग्रैब कर पाती? नहीं, हिंदू वोट सब, अरे केरला की बात आप देख लीजिए, केरला में मेजोरिटी जो लेफ्ट पार्टी को मिलता है वो हिंदू वोट मिलता है। मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो है वो दूसरी पार्टी को देते हैं, वो उससे नहीं जी, वो यूडीएफ को जाता है। वो हाँ, वो यूडीएफ को जाता है। तो इससे तय नहीं होता है। सवाल यह है कि पोलराइजेशन का मकसद क्या है? आप हिंदू मुसलमान, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, वहाँ जनजाति और मुसलमान। उसमें भी चालाकी ये है कि आप कहते हैं मियाँ मुसलमान, यानी जो बांग्लादेशी मुसलमान हम उनके खिलाफ कर रहे हैं, यार उनकी फटेहाली देखिए, उनकी गरीबी देखिए, पर्दे नहीं है घर के अंदर, महिलाएं के ऊपर कपड़े पहनने के लिए नहीं है, उन पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। आप पॉलिसी बनाइए, बांग्लादेशियों को निकालने की पॉलिसी बनाइए, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर चला करके गरीबों को वहां तोड़ा फोड़ा। मैं इसी में एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ। सवाल ये हो गया है कि चाहे वो बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का हो, लोकसभा का चुनाव हो, जाति और धर्म के नाम पर कितना घातक हो गया है। अब देश के लिए इस मतदान का होना, इस चुनाव का होना विकास के मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है कि ये हावी हो गया है। विनोद जी और फिर आप भी भौमिक जी इसी मुद्दे पर। नहीं, पिछले मतलब ये तो बात सही है कि 90 के बाद से जो कास्ट पोलराइजेशन है और इस तरह से सोशल पोलराइजेशन जो है
वो काफी सतह पर आ गया। पोलराइजेशन पहले भी होता था, लेकिन पहले वो नीचे होता इतना था, खुलेआम नहीं था। खुलेआम नहीं होता था, उसमें तमाम सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं भी होती थी और साथ में लेकिन 90 के बाद से प्रो मंडल पोस्ट मंडल जो है, उसमें फिर सोशल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स इस देश में, मंदिर और मंडल की जो पॉलिटिक्स हुई उसमें बहुत एग्रेसिवली होने लगा और अब तो खुलेआम होता है। मैं असम के संदर्भ में कह रहा हूं, जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो जनजातीय पॉलिटिक्स थी उसको तरुण गोगोई बहुत बेहतर तरीके से करते थे। गौरव गोगोई इसको उस तरह से नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था अपने पिताजी की विरासत के हिसाब से, और इसीलिए नेल्ली जैसा नरसंहार भी असम में हुआ है, आप देखिए, और उसमें कांग्रेस की हुकूमत थी। तो इसलिए कांग्रेस ने भी चीजें की हैं पोलराइजेशन की, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ पॉलिटिक्स हर डिफरेंट थी। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रही है और करना भी चाहिए। उन राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का काम ही ये है, लेकिन जनता के लिए, जनता के विकास की जो उम्मीद है उसके लिए ये कितना मुश्किल है, ये अगला सवाल होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, असम में 9 बजे तक 18% मतदान हो चुका है, केरल में 9 बजे तक 17% और पुदुचेरी में 9 बजे तक 18% मतदान। भौमिक जी, अब आप अपनी बात कह लीजिए जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं शहरों में साफ हवा नहीं हमें मिल पा रही है, पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, सीवेज की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। मतलब शहर जो है उसमें जो क्वालिटी ऑफ लिविंग हमें चाहिए, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए क्योंकि अब पूरा का पूरा समाज जो है वो जाति धर्म इसी पर वोट दे रहा है और कोई विकास जनता को भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं जो एक बात बोलना चाह रहा था कि जो माइनॉरिटी को लेके जो असम में बात है, लेकिन जो असम का जो इकोनॉमी है, यू विल नॉट बिलीव कि जो इकोनॉमी का धार है वो माइनॉरिटी के ऊपर बेस करके चल रहा है। एग्रीकल्चर से लेके लेबर जो एक फोर्स है, सब कुछ ये माइनॉरिटी योगदान माइनॉरिटी का ज्यादा है, ये कह रहे हैं आप? या माइनॉरिटी के ऊपर ज्यादा खर्च किया जा रहा है? 90% योगदान उन लोगों का है। नहीं, किस फॉर्म में आप ये कह रहे हैं? मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी को? एग्जैक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लेबर की जरूरत है, सारे ये मियाँ बोल के जिन लोगों को आक्रमण किया जा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आक्रमण है, लेकिन इनके ऊपर ही असम का इकोनॉमी बचे हुए, टिके हुए हैं। तो हमें उस एंगल से भी देखना चाहिए कि ये कितने हद तक हम लोग इन लोगों को मार्जिनलाइज नहीं, टी वर्क्स तो एक सर्टेन लेवल तक। हर्षवर्धन सर, हेमंता बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी झारखंड में, घुसपैठ का मुद्दा काफी उठाया था, लेकिन वो तो उल्टा पड़ गया, झारखंड में तो कुछ चला नहीं। अब उनके अपने सूबे की बारी है, आपको लग रहा है कि ये उनका फॉर्मूला इस बार भी क्लिक कर रहा है? नहीं, देखिए, एक तो ये कि दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। जहां भी किसी समाज का अपना बड़ा नेता होता है वहां उसको खींचने की राजनीति कभी काम नहीं आती। जैसे उदाहरण के लिए कितनी भी कोशिश कर दे लालू जी के रहते हुए और मुलायम सिंह के रहते हुए यादव मतदाता भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा है। बहुत जगहों पर आ रहा है। मोहन यादव गए थे मुख्यमंत्री प्रचार करने बिहार में, कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण समिति एक बना के पटना में बड़ा किया था। जब झारखंड की बात आप कर रहे हैं तो वहां शिबू सोरेन बैठे हुए हैं, वहां हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं, जो आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं। तो वहां यह संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही आप असम में आते हैं, असम में भारतीय जनता पार्टी ने उस स्पेस को फिल किया है। और जो राजनीति तरुण गोगोई करते थे, अब यह भी एक समझने की बात है कि तरुण गोगोई से हेमंत शर्मा ने ज्यादा सीखा है, गौरव गोगोई ने बेटे होने के। ठीक है।